हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के जो हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को ना शेयर कर देना है जल्दी से, और वीडियो को शेयर करके फिर आपको लाइक कर लेना है। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन है सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो है किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियाँ यानी जो बेसिक टेंडेंसी होती है उनमें चेंजेस लाया जा सकता है। तो किसके थ्रू? जब हम माइग्रेट करते हैं यानी हम एक में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन हम किस तरह से ला सकते हैं? जब हम उनमें ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो मार्गांतरीकरण होगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर, ठीक है। और आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर एक पेज पर अपने आंसर्स लिखा करो और फिर देखा करो कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी। खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किसको कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को, जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, उसको कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन है व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना या प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो इसमें लिखा है कि कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए क्वेश्चन को, आंसर्स को देख लीजिए और आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, है ना। जब टीचर बच्चों में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि बच्चे जो हैं चर्चा करें, हर एक टॉपिक पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक टीचर का। तो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, सी आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख या बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो हमें बताना है। नेगेटिव में बताना है, नेगेटिव में चूज़ करना है। तो देखिए, बच्चों की स्वीकृति तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षक का जो पॉजिटिव रुख है वो भी सही है, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन भी, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन शिक्षकों के अनुसार कार्य करना ये गलत है। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष के लिए या गलतियाँ करने के लिए। तो आंसर राइट हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से जो मोटिवेटेड होते हैं ना बच्चे, नवीनता का पता लगाने के लिए, ठीक है। नई नई चीज़ों को खोज करने के लिए, नई नई चीज़ों का पता करने के लिए जो है ये नेचुरली जो है ये मोटिवेटेड होते हैं। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? स्टैनफोर्ड बिने, वेशलर बिने, बेल स्केल्स या रोशार्क परीक्षण। तो किसको छोड़कर सभी जो है बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? तो आंसर सही हो जाएगा बेल स्केल्स, सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते
पर उन्हें दंडित ना किया हो या दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, या बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। तो बच्चों की गलतियों के संबंध में बताना है जो कथन सत्य है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर्स को देखिए। दंडित वाला तो ये गलत हो गया, ठीक है। बच्चों की गलतियां जो है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। कुछ भी हम सीखते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग सही होने लगती हैं। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। जो डी पूछा था ना सत्य है, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, या पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो बताइए आंसर क्या राइट होगा। अधिगम की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, आंसर होगा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, यानी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। और डियर मेरा पर्सनल चैनल भी है मिशन टैट के नाम से, ठीक है, मिशन टैट, तो वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है। परवरिश और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, या केवल आनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है, यानी जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है ये किसका रिजल्ट है, क्योंकि इस पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस पर केवल पर्यावरण का पड़ेगा या केवल आनुवांशिकता का पड़ेगा, तो दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन है, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो, ठीक है। तो अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में बताना है जो कथन सत्य है, यानी जो कथन सही है। हाँ जी, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो 250 में आंसर होगा, अधिगम जो है तभी इफेक्टिव हो सकता है जब इंटरनली जो है बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो, यानी इंटरनली मोटिवेटेड हो, है ना। यानी उसका जो अंदर से, मतलब अंदर से एक ये चीज़ होती है ना कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, तभी जो है वो सीख पाएगा और अधिगम तभी इफेक्टिव हो पाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए एक प्रथम शर्त क्या है। सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, या सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है। जब भी हम सीखते हैं तो सबसे पहली शर्त क्या होती है, ये होता है कि सीखने वाले का मोटिवेशन डिपेंड करता है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है या बाहरी मोटिवेटेड है। इंटरनली मोटिवेटेड ज़्यादा अच्छा होता है बाहरी मोटिवेटेड से ज़्यादा, है ना। तो सीखने वाले की अभी प्रेरणा मैटर करती है, सबसे पहली शर्त होती है। तो ए आंसर सही है। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, या सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सीखने वाले की जो मल्टी रिएक्शंस होते हैं या बहु अनुक्रियाएं होती हैं, ठीक है। बी आंसर सही है। सीखने के लिए तृतीय शर्त क्या है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन, या सीखने वाले का मन। देखिए पहली शर्त क्या थी, बच्चे का मोटिवेशन। दूसरी शर्त क्या थी, बच्चे के जो मल्टीपल रिएक्शन आते हैं, ठीक है। अब बतानी है तीसरी शर्त क्या है। तो ये है सीखने वाले को रेफोर्समेंट जो है किस तरह से मिल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। तो सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अधिगम के लिए चतुर्थीय शर्त क्या है, यानी फोर्थ शर्त क्या है। सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का मन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट के नाम से, MISSION, मिशन टैट। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोगो लगा है डी का,
ठीक है, तो वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो। तो अधिगम के लिए चतुर्थीय जो शर्त है वो है सीखने वाले का अभ्यास, कि बच्चा जो है कितना अभ्यास करता है ना, सीखने वाले का अभ्यास। यानी थॉर्नडाइक ने भी ये नियम बताया ना, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, तो ये आंसर सही है। अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफर्ड ने? तो अधिगम जो है अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है ना, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये परिभाषा दी है किसने? मॉर्गन ने। बी आंसर यहाँ पर राइट है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या गिलफर्ड ने? 256 में आंसर राइट हो जाएगा, वो है गेट्स ने। ठीक है, सी आंसर राइट है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या गिलफर्ड? हाँ जी, आंसर क्या सही हो जाएगा? 257 में क्रो एंड क्रो, बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो, मॉर्गन, गिलफर्ड या वुडवर्थ? और बीच में वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको आपके क्विज़ का आंसर बताऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो 258 में आंसर राइट हो जाएगा, गिलफर्ड। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव तथा अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? कॉल्विन, क्रो एंड क्रो, गिलफर्ड या मॉर्गन? तो ये परिभाषा दी है कॉल्विन ने। ये आंसर राइट है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो, फ्रायड, मॉर्गन या पील? तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर, पील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? वर्कल का, सीएल हल का, कोहलर का या मन का? तो राइट आंसर हो जाएगा सीएल हल का। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके भाग हैं? और ये ना सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? तो किसके अंग है ये? चेतना के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका आंसर होगा ABCD, उसका आंसर आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने? तो पर्सनालिटी को सबसे पहला प्रकारात्मक जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, हिप्पोक्रेट्स ने किया है। सी आंसर राइट है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पैवलोव या वुडवर्थ? सूझ द्वारा सीखना तो कोहलर ने दिया है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया है। जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को, मतलब 6 और यहाँ पर 9 होगा के बीच में जो है अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो यह जो है दृष्टि दोष, सीखने अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक क्षय? तो आंसर राइट हो जाएगा सीखने में अक्षम।
व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, लिखाना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन हैं जो अभ्यास के कारण होते हैं तो उसको हम कहते हैं लर्निंग यानी सीखना। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या ये सभी में। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है किशोरावस्था में। और मैंने जो आपसे क्विज में भी क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई किस अवस्था में जो है नेगेटिव सोच क्रिएट होती है यानी नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, बच्चा नेगेटिव सोचता है, तो वो भी किशोरावस्था है। कुछ बच्चों ने बाल्यावस्था बताया था, बाल्यावस्था नहीं होगी। जिस अवस्था में बच्चे में नेगेटिव सोच क्रिएट होती है, नकारात्मक सोचता है वो, तो वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो इसका आंसर घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। 269 में आंसर राइट हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि, ये आंसर राइट है। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन देख लीजिए। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या विकास प्रत्येक गति बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो विकास जो है इसमें से जो सही हो जाएगा वो है हमारा फर्स्ट आंसर, कि विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है डियर, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, आप अपना इवैल्यूएशन करते रहिएगा। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब राखा, जय भोलेनाथ, जय माता दी। Bye bye.